हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो हमारा कक्षा 8 में सामाजिक जो विज्ञान है, जो 9वां पार्ट था, 7वां जो पार्ट था बेटा, वो चल रहा था देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि जो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय लोगों में अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में हीन भावना पैदा होती है। इसके अलावा महात्मा गांधी का मानना ये भी था, जो अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा से जो व्यवसाय है उसकी शिक्षा इसमें नहीं मिलती है। तो आज जो है, आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के जो है देसी शिक्षा के बारे में या अंग्रेजी शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने और क्यों की? तो आइए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, यह संस्था 1901 में शुरू की गई। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जब वो छोटे थे तो स्कूल में जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था, जैसा आमतौर पर बच्चों को लगता है। अब उनकी पिटाई होगी या वो स्कूल जाना नहीं चाहते, तो रविंद्रनाथ टैगोर भी ऐसे ही थे। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। यानी जब बच्चे जो हैं को जब टीचर पढ़ा रहे होते तो ऐसे में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जब वो बच्चे थे उनका ध्यान कहीं और होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल के जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त रचनाशील हों और जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित, अर्थात अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता या जानने की चाह विकसित करने में मदद करें। टैगोर के मुताबिक, यानी टैगोर के अनुसार, वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि वर्तमान जो अंग्रेजी शिक्षा है उस शिक्षा से बच्चों में रचनात्मकशीलता और चकित होने के जो सारे स्वाभाविक गुण हैं मार दिए जाते हैं, अर्थात उनके अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा मर जाती है, नहीं रहती। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन में दिखाई दी। इन्होंने यह जो स्कूल निर्मल शांति से भरी, यानी जो जगह थी गांव से दूर, कलकत्ता से दूर, एक ग्रामीण परिवेश में स्कूल खोला जहां पर बिल्कुल शांति थी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेगा को और जो है विकसित कर सकते थे। कह रहे हैं जहाँ पर जो बच्चे अपनी जो सृजनात्मक, जो उनकी जो एबिलिटी है या हम कह सकते हैं उनकी जो भावना है या उनकी जो क्षमता है उसको वो विकसित कर सके। अब आगे कह रहा है, बहुत सारे मामले में महात्मा गांधी और टैगोर की शिक्षा के बारे में कमोवेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच में फर्क भी थे। गांधी जी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता और मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। कह रहे हैं महात्मा गांधी जो थे पश्चिमी जो सभ्यता है और मशीनें और जो तकनीक की उपासना के कट्टर आलोचक थे, अर्थात उन चीज़ों को नहीं मानते, उनकी आलोचना करते थे। जबकि रविंद्रनाथ जो टैगोर है पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण करना चाहते थे। यानी रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय परंपरा और अंग्रेजी संस्कृति का आपस में मिलाकर एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना चाहते जो बेस्ट संस्कृति हो, जिससे जो दोनों संस्कृतियों को मिलाने से एक अच्छी संस्कृति का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान
और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। ये कह रहा है इन्होंने जब स्कूल खोला शांति निकेतन, तो शांति निकेतन में उन्होंने जो है शांति निकेतन में उन्होंने कला, बच्चों को नृत्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीक के बारे में बच्चों को शिक्षा देने पर ज़्यादा जोर दिया। अब आगे आइए, आगे उन्होंने क्या कहा देखिए, इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते थे, यानी परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके, अपने वो देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, उसको इतिहास उसको जान सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ये नहीं कह रहा है सच्ची शिक्षा क्या हो, बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए, इस बात की बहस आज़ादी के बाद भी जारी रही। अब ये कुछ उदाहरण दे रहा है कि सभ्य करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा नहीं थी, यानी सभी लोगों के लिए शिक्षा नहीं थी 1870 से पहले। बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर थी, बच्चों को बहुत अधिक काम कराया जाता, छोटे बच्चों से बहुत अधिक काम कराया जाता है, जिनकी उम्र बाल मजदूर जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चे। इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे और जो थे भी वो गाँव से बहुत दूर थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए जाते थे और उनके रहमो करम पर ही चलते थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलना शुरू कर दिया और अनिवार्य शिक्षा अर्थात सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। टॉमस अर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक भी थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या से 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूल में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है और हर रोज़ हमें भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले, हजारों साल पहले के बारे में, विचारों के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, अर्थात हम अतीत के बारे में जानते हैं। आर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों, शिक्षा के जो जानकार हैं, की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क से पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, अर्थात उनके अनुसार बच्चों को बताना चाहिए क्या चीज़ें सही है और बेटा क्या चीज़ें गलत हैं, और उचित अनुचित आचरण क्या होता है, अच्छा व्यवहार क्या होता है, बुरा व्यवहार क्या होता है। शिक्षा खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद इसी मार्ग पर ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबी, उपनिवेशवाद में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा। ये कह रहा है कि आप बता सकते हैं इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबी, उपनिवेश में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा। तो बेटा इसमें जो है खासतौर से इंग्लैंड में शिक्षा बहुत, इंग्लैंड में यदि बात करें तो इस सोच से इंग्लैंड में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा, जबकि भारत में इस तरह की सोच से खासतौर से आज़ादी से पहले भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था। तो आज ये आपका पाठ पूरा हुआ। इसके जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल में भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।